हेलो बच्चों, सुप्रभात। आज हम हिंदी व्याकरण का अपना पहला अध्याय पढ़ने जा रहे हैं, जो कक्षा 5, 6, 7 और 8 के लिए बहुत ही जरूरी है। हमारा अध्याय जो है वो है भाषा, लिपि, बोली और व्याकरण। सबसे पहले हम बोली भाषा के बारे में पढ़ेंगे। भाषा क्या है कि मनुष्य जिस समाज में रहता है उसे अपने विचारों का आदान प्रदान करना होता है, उसे क्या कहते हैं? भाषा। यानी कि भाषा वह माध्यम है जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव और विचार दूसरों के सामने प्रकट करता है, उसे भाषा कहते हैं। भाषा के 3 भेद होते हैं: मौखिक भाषा, लिखित भाषा और सांकेतिक भाषा। लेकिन सांकेतिक भाषा को मुख्य रूप से नहीं लिया जाता, क्योंकि वह एक संकेत के माध्यम के द्वारा प्रकट की जाती है। इसलिए मुख्य रूप से भाषा के कितने भेद होते हैं? 2 ही भेद होते हैं, मौखिक भाषा और लिखित भाषा। मौखिक भाषा किसे कहते हैं? जब मनुष्य अपने विचार बोलकर दूसरों के सामने प्रकट करता है और सुनकर दूसरों के विचार ग्रहण करता है, उसे मौखिक भाषा कहते हैं। और मौखिक क्या होता है कि मौखिक भाषा जो है वो मूल रूप है, यानी एक प्राचीन रूप है, और एक इसको अनौपचारिक रूप भी कहा जाता है। लिखित भाषा क्या होती है कि जिसके द्वारा मनुष्य अपने भाव या विचार लिख कर प्रकट करता है और पढ़कर दूसरों के विचार समझता है, उसे लिखित भाषा कहते हैं। आगे है लिपि। लिपि किसे कहते हैं? भाषा के लिखने के लिए चिन्हों का व्यवस्थित रूप ही लिपि कहलाता है। यानी कि जब जो भाषा होती है उसके लिखने के लिए कुछ निश्चित चिन्ह प्रकट किए जाते हैं, उसे क्या कहा जाता है? लिपि कहा जाता है। जैसे हिंदी भाषा की लिपि का क्या नाम है? देवनागरी। इसी प्रकार से पंजाबी भाषा की लिपि का नाम क्या है? गुरुमुखी। अंग्रेजी भाषा की लिपि का नाम क्या है? रोमन। ऐसे ही अंग्रेजी है, स्पेन है, फ्रेंच है, जर्मनी है, इनकी भाषा की लिपि क्या है? रोमन है। और देवनागरी लिपि जो है हिंदी है, मराठी है, गुजराती है और कोंकणी है, संथाली है, इनकी भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी है। आगे उर्दू भाषा की लिपि फारसी होती है, और फारसी की भाषा की लिपि फारसी होती है, और अरबी भाषा की लिपि अरबी होती है। आगे हम पढ़ने जा रहे हैं बोली। बोली किसे कहते हैं? बोली क्या होती है कि बोली मौखिक रूप का वह स्थानीय रूप है जो किसी विशेष क्षेत्र या स्थान में बोली जाती है, उसे क्या कहते हैं? बोली। यानी कि बोली क्या होती है? एक आंचलिक स्वरूप होता है, एक सीमित क्षेत्र होता है, उसको बोली कहते हैं। जैसे हरियाणा में बोली जाती है हरियाणवी, राजस्थान में बोली जाती है राजस्थानी, कुमाऊं में बोली जाती है कुमाऊनी, गुजरात में बोली जाती है गुजराती। आगे है बेटा राष्ट्रभाषा। राष्ट्र नाम से ही ज्ञात हो रहा है, राष्ट्र राष्ट्र मीन्स होता है जो पूरे राष्ट्र में जो भाषा बोली जाती है, यानी कि लोगों के द्वारा समझी जाती है। देश के अधिकांश लोगों के द्वारा बोली या समझी जाने वाली भाषा को क्या कहा गया है? राष्ट्रभाषा। यानी कि जो राष्ट्रभाषा है वो अपने देश में 80% से भी 80% जो लोग हैं वो इस्तेमाल करते हैं, हिंदी भाषा का प्रयोग करते हैं। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है राजभाषा। राजभाषा क्या होती है कि एक राज्य की भाषा, जिस भाषा का प्रयोग देश के कार्यालयों या राजकाज के कार्यों में किया जाता है, देश के यानी सरकारी दफ्तरों में जो कार्य किया जाता है उसे राजभाषा कहा गया है। इसे देखो राजभाषा क्यों कहा गया? क्योंकि जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था 1947 से पहले, तो अंग्रेजों के साथ क्या है कि महात्मा गांधी की एक डिबेट हो गई थी। तो उसमें क्या कहते हैं महात्मा गांधी जी कि मेरे जो भारतवर्ष के जो लोग हैं उनको अंग्रेजी नहीं आती है, इसलिए हमें हिंदी को ही राजभाषा स्वीकार कर लेना चाहिए। तो अंग्रेजों ने इसके ऊपर भारी कदम भी उठाया कि नहीं, ऐसा नहीं करना। लेकिन महात्मा गांधी जी ने क्या है कि अपने भारतीयों को देखते हुए उन्होंने हिंदी को राजभाषा के रूप में स्वीकार करना ही उचित समझा। लेकिन इसको किस प्रकार से संविधान की राजभाषा मिली? देखो कि 14 सितंबर 1949 को, ये बेटा टॉपिक बहुत ही ज्ञान प्राप्त करने वाला है। इसके अंदर क्या है बेटा कि 14 सितंबर 1949 को, 14 सितंबर 1949 को भारतीय संविधान में इसे स्वीकार किया गया था। और इसमें कौन से
भाग 17 के तहत 343 अनुच्छेद के तहत जो है राजभाषा घोषित किया गया। और इसे राजभाषा घोषित किया गया क्योंकि सभी के सभी जो आम आदमी थे वो उसको अच्छी तरह पढ़ सकते थे और उसको लिख सकते थे। अब आती है बेटा जो हमारी राजभाषा, जो हमारी भाषाएं हैं वो संविधान में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है, कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त हुई है? तो जो 22 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली हुई है। जो 22 भाषाएं हैं, देखो जब अपना देश जो है, जब अपना देश आज़ाद हुआ 1947 में, तो उसके बाद जब हमारा संविधान लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 ईस्वी को जब अपना संविधान लागू हुआ था, तो उस समय सिर्फ कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली हुई थी? सिर्फ 14 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली। तो देखो जो संविधान है उस हमारे संविधान में क्या है कि वर्ष 1967 को 21वें संविधान संशोधन के तहत हमें एक भाषा जो थी उसको मान्यता प्राप्त हुई। और वो भाषा कौन सी थी? वो भाषा थी सिंधी। आगे है नेक्स्ट 1992 में हमें 71वें संविधान संशोधन के तहत हमें 3 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली। और वो 3 भाषाएं कौन कौन सी थी? वो है मणिपुरी, नेपाली और तीसरी है कोंकणी। आगे है बेटा 2004 में हमें 91वें संविधान संशोधन के तहत हमें फिर से 4 भाषाओं को मान्यता प्राप्त मिली। और ये 4 भाषाएं कौन कौन सी थी बेटा? बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली। ये सारी की सारी जो 22 भाषाएं हैं वो हमारे राष्ट्रीय संविधान में 8वीं अनुसूची में शामिल की गई है। तो बेटा ये क्वेश्चन था बहुत इंपॉर्टेंट। ये आगे हमारे एसटेट सीटेट जो भी हम देते हैं तो उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसलिए इसको ध्यान से करना। आगे है हम पढ़ेंगे नेक्स्ट मातृभाषा। देखो नाम से ही पता चलता है कि माता की भाषा। जब बच्चा शैशवावस्था में जब वह पैदा होता है तो अपनी माँ से ही जो भाषा सीखता है, यानी कि व्यक्ति जिस भाषा को सबसे पहले अपने घर परिवार व माता पिता से सीखता है उसे क्या कहते हैं? मातृभाषा कहते हैं। नेक्स्ट टॉपिक है अपना साहित्य। साहित्य क्या होता है? साहित्य क्या होता है कि ज्ञान का कोश होता है। ज्ञान का कोश मतलब भाषा के ज्ञान के भंडार को साहित्य कहा जाता है। कैसे बेटा? कि एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी के बाद वही चीज़ सीखती है। जैसे हिंदी की बुक है अपनी वसंत है, महाभारत है, आज जनरेशन जो पढ़ रही है वो नेक्स्ट आने वाली पीढ़ी भी उसको पढ़ती है। आगे है बेटा एक होती है, इसमें हमारा छूट गया जो मानक भाषा। मानक भाषा क्या होती है? जो सभ्य और सुशिक्षित व्यक्ति, जो पढ़े लिखे व्यक्ति, जो समझदार व्यक्ति होते हैं, जो वो क्या करते हैं कि मानक भाषा का ही प्रयोग करते हैं कि ये मानक है और ये अमानक है, कि ये हरियाणा सरकार के द्वारा मान्यता मिली हुई है और इसको हरियाणा सरकार के द्वारा मान्यता नहीं मिली हुई। आगे है बेटा इस टॉपिक के अंदर ये भी जो टॉपिक हम अगला कर रहे हैं भाषा संबंधी अन्य तथ्य, यानी कि भाषा से संबंधित कुछ तथ्य और भी हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। ये भी बहुत ही मुख्य चीज़ होती है। ये भी हमारी एचटेट सीटेट में बहुत ज़्यादा प्रयोग की जाती है। इसमें हमारा एक क्वेश्चन छूट गया था भाषा। भाषा जो है वो किस शब्द से हुआ? ये हमारी संस्कृत की भाष धातु से भाषा शब्द बना है। अब देखो
इसके अंदर जो मुख्य तथ्य है वो देखो, भाषा की सार्थक इकाई। सार्थक मीन्स क्या होता है? सही, जिसका अर्थ सही निकलता हो। यानी कि भाषा की सार्थक इकाई क्या कहलाती है? वाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है? उपवाक्य। वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है? उपवाक्य। कैसे? जैसे मैं एक उदाहरण दे दूं कि चपरासी जैसे ही आया, चपरासी जैसे ही आया उसने घंटी बजाई। तो ये क्या है कि ये एक उपवाक्य हो गया, और एक जो उपवाक्य है वो आश्रित वाक्य पर हो गया, यानी कि प्रधान वाक्य हो गया। वाक्य से छोटी इकाई क्या कहलाती है? उपवाक्य। नेक्स्ट है पदबंध से छोटी इकाई क्या कहलाती है? पदबंध होता है एक वाक्य की तरह ही, पदों का, पद मीन्स होता है शब्दों का एक सार्थक रूप ही, लेकिन यहाँ पदबंध से छोटी इकाई क्या है? पद या शब्द कहा जाता है, जो कि एक सार्थक इकाई होती है। अब आता है अक्षर। अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर से छोटी इकाई क्या कहलाती है? ध्वनि या वर्ण। अब आप ये कहोगे अक्षर क्या है? अक्षर वो क्या होते हैं कि जब भी हम कोई भी शब्द प्रयोग करते हैं तो उसके अंदर क्या है कि झटके के साथ बोला जाता है। जैसे हमने क्या कहा, और उसके अंदर संपूर्ण अर्थ छुपा होता है। जैसे मैंने क्या कहा, आप, या हम क्या कहते, जा, यानी कि पूरा का पूरा अर्थ भी प्रकट हो रहा है। इससे क्या कहा? अक्षर से छोटी इकाई क्या है? ध्वनि या क्या है? वर्ण। जैसे है, आगे है पद। पद या शब्द, शब्द को ही पद बोला जाता है। पद या शब्द से छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर। यानी एक शब्द है उससे छोटी इकाई क्या कहलाती है? अक्षर। तो थोड़ी सी कंफ्यूजन है, संदेह रहता है, लेकिन ये इन चीजों को ध्यान से समझना पड़ता है। आगे है व्याकरण की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई। व्याकरण की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई क्या होती है? वर्ण होती है। भाषा विज्ञान की दृष्टि से, ये तो थी व्याकरण की दृष्टि से, और ये है भाषा विज्ञान की दृष्टि से। भाषा विज्ञान की दृष्टि से भाषा की छोटी इकाई क्या है? भाषा की छोटी इकाई वाक्य है। आगे है, देखो आगे क्या है? उच्चरित। उच्चरित मीन्स होता है उच्चारण किया हुआ। उच्चरित या मौखिक भाषा की मूल इकाई क्या है? यानी कि उच्चारण के आधार पर, यानी जैसे मैं अब बोल रही हूँ तो वो क्या है? उसको क्या कहेंगे? उच्चारण के आधार पर मौखिक रूप से उसको बोलेंगे हम ध्वनि, यानी कि आवाज। लिखित भाषा की मूल इकाई, यानी कि जो लिखते हैं हम, जैसे ए आ ई इनको लिखते हैं, तो ये लिखित भाषा की मूल इकाई है, और ये क्या है? वर्ण। आगे है सबसे इम्पोर्टेंट और भी कि संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ। संस्कृत भाषा का प्राचीनतम ग्रंथ कौन सा है? ऋग्वेद। क्यों है ये प्राचीनतम ऋग्वेद? यानी कि जो 4 वेद थे उनका वर्णन किया गया था, तो सबसे पहले ऋग्वेद का ही प्रयोग किया गया था। और जो संस्कृत जो है, ये इसको क्या बोला जाता है बेटा? ये भी मुख्य क्वेश्चन उठता है कि इसको देववाणी की संज्ञा दी गई है। इसको देववाणी की संज्ञा दी गई है। भाषा शब्द की उत्पत्ति किस शब्द से हुई? भाष धातु से हुई, शब्द से नहीं, धातु से। भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष धातु से हुई। आगे है देवनागरी लिपि का विकास कहाँ से हुआ? देवनागरी लिपि का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ। जो हमारी देवनागरी लिपि है, इसको हम किस प्रकार से लिखते हैं? इसको हम बायां से दाईं ओर लिखते हुए चले जाते हैं। बाएं हाथ से दाएं हाथ की तरफ लिखते हुए चले जाते हैं। लेकिन एक है खरोष्टी लिपि, जो कि उर्दू और फारसी भाषा की लिपि जो है वो किधर से लिखी जाती है बेटा? वो लिखी जाती है
दाएं से लेकर बाएं की तरफ। तो बेटा इस टॉपिक के अंदर अपना एक टॉपिक और बच गया, वो क्या है? व्याकरण। व्याकरण क्या होता है? व्याकरण किसे कहते हैं? व्याकरण जो है वो हमें नियमों की जानकारी कराता है, व्याकरण हमें शुद्ध अशुद्ध की जानकारी कराता है। व्याकरण के बिना हम किसी भी भाषा को अच्छे प्रकार से प्रकट नहीं कर सकते। यानी कि जिस मनुष्य को शुद्ध पढ़ना लिखना बोलना आता है वही उसका अच्छे से प्रयोग कर सकता है। अब आता है व्याकरण के भेद जो है वो कितने होते हैं। तो व्याकरण के भेद कितने होते हैं? व्याकरण के 3 भेद होते हैं। सबसे पहले कौन सा है? वर्ण विचार, दूसरा है शब्द विचार और तीसरा है वाक्य विचार। यानी कि वर्ण विचार के अंदर क्या होता है कि हम वर्णों की जानकारी प्राप्त करते हैं, उसके भेद उपभेद के बारे में पढ़ते हैं, और शब्द जो है हम शब्द के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं कि शब्द क्या है, उसकी उत्पत्ति कैसे हुई, वही उत्पत्ति कैसे हुई, अर्थ के आधार पर, प्रयोग के आधार पर आदि के बारे में बहुत सारा सब कुछ हम किसके अंदर ही पढ़ते हैं? शब्द के अंदर पढ़ते हैं। वाक्य के अंदर क्या पढ़ते हैं? हम वाक्य की परिभाषा पढ़ते हैं और वाक्य के अंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, और उसकी रचना के आधार पर है, अर्थ के आधार पर है, और विराम चिन्ह आदि की जानकारी हम किसके आधार पर करते हैं? वाक्य में करते हैं। तो बेटा आज हमारा ये चैप्टर अध्याय 1 पूरा हुआ। आशा है आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको समझ नहीं आया तो आप इसको दोबारा से भी रीडिंग कर सकते हैं और अच्छे से समझकर इसको याद करना। खुश रहना, मस्त रहना, स्वस्थ रहना। धन्यवाद।